डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 3 शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिकल में हमने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का इस्तेमाल सीखना है और इसका टाइटल है फाइंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर बाय यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है और इसका टाइटल है फाइंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर बाय यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? ये सिलेंडर आपके सामने दिखाया गया है, ये इसका रेडियस है आर। इसका ये वाला एरिया जो होता है इसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्योंकि ये सर्कुलर है इसलिए इसका एरिया जो है उसके लिए वही फार्मूला इस्तेमाल होगा जो सर्कल के एरिया के लिए इस्तेमाल होता है, और सर्कल का एरिया होता है ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए इस सॉलिड सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 लगेगी और आर हमने मालूम करना है और उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हम सॉलिड सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे। ये आपके सामने इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है। इस इंस्ट्रूमेंट को हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहते हैं। हमें पहले इसका तारफ़ करना है, फिर इसको हमने इस्तेमाल करना सीखना है। इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को विलियम गैस्कायने ने 1638 में इसने इजाद किया था। तो इसका इन्वेंटर होगा विलियम गैस्कायने और उसने इसको 1638 में 1638 में उसने इसको इजाद किया था। इसके पार्ट्स हमने देखने हैं, पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इनको हम एक एक करके देखते हैं। ये हिस्सा इसको फ्रेम कहते हैं। ये हिस्सा यहाँ से हम इसको होल्ड करते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं हम इसको। ये हिस्सा ये वाला इसको एनुअल बोलते हैं। ये हिस्सा इसको स्पाइंडल बोलते हैं, स्पिंडल। ये हिस्सा इसका लॉक कहलाता है। यहाँ से हम इसको लॉक कर देंगे तो इसका यहाँ से मूवमेंट जो है वो बंद हो जाती है। अनलॉक करेंगे तो मूवमेंट दोबारा से हो जाती है इसकी। ये हिस्सा जो है ये मेन स्केल कहलाता है यहाँ पे। ये हिस्सा जो है ये सर्कुलर स्केल कहलाता है, ये सर्कल में है। ये हिस्सा ये वाला ये थिम्बल कहलाता है, इसको थिम्बल बोलते हैं। ये हिस्सा रेचेट कहलाता है। यहाँ से पकड़ के इसको रोटेट करते हैं और जब ये टाइट हो जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को ग्रिप कर लेता है तो ये फिर स्लिप होना शुरू हो जाता है और हमें साउंड देता है, हमें पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है उसको ग्रिप कर लिया गया है। ये हिस्सा जो है ये वाला ये स्लीव कहलाता है, इसको स्लीव बोलते हैं। माइक्रोमीटर के साथ हम किसी ऑब्जेक्ट को जब मेजर करते हैं तो ये 0.01 mm तक प्रिसाइज रीडिंग हमें लेके दे सकता है। यहाँ पे ये इसकी रेंज लिखी हुई है, 0 से 25 mm तक इसकी रेंज है। यानी हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो 0 से 25 mm तक हो उसको इसके साथ मेजर कर सकते हैं। उससे बड़ा ऑब्जेक्ट जो है इसके साथ मेजर नहीं हो सकता। ये 0.01 मिलीमीटर ये इसका लीस्ट काउंट लिखा गया है। तो ये हमने एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के तमाम पार्ट्स जो हैं उनको देख लिया। अब हमने इसके स्केल के बारे में पढ़ना है कि इसके स्केल कौन कौन से हैं। एक स्केल हमारे पास ये है यहाँ पे। इस स्केल में ये एक लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है।
इसको डेटम लाइन बोलते हैं, इसको डेटम लाइन बोलते हैं। ये स्केल है एक इसका, ये इसको हम मेन स्केल बोलते हैं। और इस मेन स्केल में मिलीमीटर्स बने हुए हैं और मिलीमीटर्स जो हैं उनको हाफ मिलीमीटर्स में डिवाइड किया हुआ है। इस स्केल को हमने पढ़ना हो तो हम यूँ पढ़ते हैं, 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5, 4, 4.5 और 5 mm। तो इस तरह से ये स्केल पढ़ा जाता है। यानी यहाँ पे 5 mm होता है और यहाँ पे 5.5 हो जाता है। यहाँ पे 5, 6, 7, 8 mm होगा और ये लाइन जो होगी ये 8.5 mm होगी। तो ये सर्कुलर स्केल जो है इसके ऊपर टोटल 50 इक्वल डिविजन्स हैं, 50 इक्वल डिविजन्स हैं इसके ऊपर। ये देखें, ये 25 डिविजन्स यहाँ पे हो गई, ये 30 हो गई, 35 हो गई, 40 हो गई, ऐसे आगे 45 और फिर 50 ज़ीरो से शुरू होती हैं ये। और ये पूरे सर्कल में 50 डिविजन्स हैं। इसको हम सर्कुलर स्केल बोलते हैं। तो ये हमने इसके दोनों स्केल का तारफ़ कर लिया। मेन स्केल है, मिलीमीटर्स में है और हर मिलीमीटर जो है उसको हाफ किया हुआ है। और सर्कुलर स्केल है, ये जस्ट 50 इक्वल डिविजन्स हैं। तो ये हमने इसके दोनों स्केल का तारफ़ कर लिया। किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करना हो, ग्रिप करना हो, तो किस तरह से इसके साथ ग्रिप करते हैं ये हमने देख लिया है कि ये एक सॉलिड सिलेंडर है। इसको डायामीटर वाइज इस एनुअल और इस स्पाइंडल में ग्रिप किया गया है। इसको खोल देते हैं हम, इस थिम्बल को घुमा के स्पाइंडल पीछे चला जाता है, ऑब्जेक्ट को दरमियान में रखते हैं और फिर हम इसको यूं घुमाते हैं इस साइड पे और ये स्पाइंडल आगे बढ़ता चला जाता है। और जब ये इसको ग्रिप कर लेता है तो हम क्योंकि रैचेट से पकड़ के इसको रोटेट कर रहे होते हैं, तो जब ये प्रॉपर ग्रिप हो जाता है तो रैचेट स्लिप होना शुरू हो जाता है और हमें आवाज़ आनी शुरू हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि ये ग्रिप हो गया है। तो रैचेट जो है इस इंस्ट्रूमेंट को ओवर टाइट होने से बचाता है। और ओवर टाइट होने से हम इसलिए बचाते हैं क्योंकि अगर ये ओवर टाइट हो जाएगा तो फिर इसमें एरर आ जाता है। तो ये हमने देख लिया कि किसी ऑब्जेक्ट को इसके साथ कैसे ग्रिप किया जाता है। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन हमने करनी है। लीस्ट काउंट क्या होता है? मिनिमम रीडिंग विच कैन बी टेकन बाय माइक्रोमीटर इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। तो जो कम से कम रीडिंग हम माइक्रोमीटर के साथ ले सकते हैं उसको हम कहते हैं कि ये माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट है। फार्मूला ये देखें आप, हमारे पास ये लीस्ट काउंट मालूम करने का फार्मूला आ गया। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय टोटल सर्कुलर स्केल डिविजन्स। कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की पिच को टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका लीस्ट काउंट आएगा। अब हमने ये देखना है कि ये पिच से क्या मुराद है, हमारी पिच क्या होती है। तो टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन्स तो हमें पता है कि उसके ऊपर 50 हैं, यहाँ पे 50 लग जाएगा, तो ऊपर हमने पिच लगानी है। तो पिच क्या होती है पहले हम इसको देखते हैं। तो पिच की डेफिनेशन देखें कि जब हम किसी नट और बोल्ट का सिस्टम लेते हैं तो नट को बोल्ट के ऊपर जब हम रोटेट करते हैं तो नट बोल्ट के ऊपर मूव करता है। तो एक कंप्लीट चक्कर में जितना वो मूव करता है उसको हम कहते हैं ये पिच है। तो ये नट और बोल्ट का सिस्टम जो है ये माइक्रोमीटर में भी होता है, तो इसलिए उसमें भी हम उसकी पिच मालूम करते हैं। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द थिम्बल ऑन द स्लीव ड्यूरिंग वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज़ कॉल्ड पिच। और ये एक पूरा चक्कर देने से ये 0.5 मिलीमीटर आगे या पीछे मूव हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो पिच है वो 0.5 mm है। तो जब हमें ये पिच मालूम हो गई तो अब हम लीस्ट काउंट मालूम कर सकते हैं कि 0.5 mm डिवाइडेड बाय 50, तो ये हमारे पास 0.01 mm ये इसकी पिच आ जाएगी। तो हमने देख लिया कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है उसका लीस्ट काउंट जो है वो कितना है, वो 0.01 mm हमने निकाल लिया। तो इस तरह से पहले हम लीस्ट काउंट मालूम कर लेते हैं। फिर सेकंड हमारे पास होता है कि हमने ज़ीरो एरर मालूम करना है, इसमें एरर है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कोई भी ऑब्जेक्ट इसके एनुअल और स्पाइंडल के दरमियान रखे बगैर इनको आपस में मिला देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होना चाहिए कि जो थिम्बल का एज है
वो मेन स्केल के ज़ीरो पे आ जाना चाहिए, और जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल की जो डेटम लाइन है उसके साथ कोइंसाइड कर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि इसमें ज़ीरो एरर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसका मतलब ये होता है कि इसमें ज़ीरो एरर है, और वो ज़ीरो एरर हमें नोट करना होता है। ये देखें, आपके सामने ये इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, हमने इसको बंद कर दिया है, एनल और स्पेंडल के दरमियान कोई ऑब्जेक्ट हमने नहीं ग्रिप किया, बंद कर दिया हुआ है इसको हमने। तो ये देखें, ये थिम्बल का एज कहलाता है, ये वाला। ये कहाँ पे आ गया है? ये मेन स्केल के ज़ीरो पे आ गया है, ये ज़ीरो है। ये देखें, ज़ीरो वाली लाइन जस्ट उस एज के उसके ऊपर है। और ये क्या है? ये ज़ीरो है वर्नियर सर्कुलर स्केल का। और ये कहाँ पे आ गया है? ये डेटम लाइन के सामने आ गया, बिल्कुल। ये देखें, कोइंसाइड कर गया है। तो हम कहते हैं इसमें ज़ीरो नहीं है। तो ये हमने नीचे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये देखें, एज ऑफ थिम्बल इज़ ऑन द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल एंड ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ कोइंसाइडिंग विद डेटम लाइन, देयरफॉर नो ज़ीरो एरर। तो इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। तो हम कहते हैं इसमें ज़ीरो एरर नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल हो तो इसका मतलब ज़ीरो एरर इज़ इक्वल टू ज़ीरो हम नोट करेंगे। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो फिर इसमें एरर है, और वो एरर हमें नोट करना पड़ता है। तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो एरर नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होता है कि अगर हम एनुअल और स्पाइंडल को क्लोज करें तो उनको आपस में मिला दें, तो ऐसी सूरत में थिम्बल जो है उसका एज जो है वो ज़ीरो पे आए, वो ज़ीरो के साथ कोइंसाइड ना करे, ठीक है। और जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल की डेटम लाइन के सामने ना आए, तो फिर हम कहते हैं कि इसमें एरर है। और वो एरर जो है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एरर है। तो पॉजिटिव एरर किस तरह से होता है ये आपको दिखाया गया है। ये देखें, अब ये एज जो है वो ज़ीरो पे आने की बजाय थोड़ा इधर है, और ये ज़ीरो वाली लाइन इस डेटम लाइन के सामने आने की बजाय ये ज़ीरो, ये वन और ये टू सेकंड लाइन सामने आई है, कोइंसाइड हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें पॉजिटिव एरर है। और ये सेकंड लाइन सामने आई है, सेकंड लाइन को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। लीस्ट काउंट कितना है? 0.01। तो 0.01 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.02। तो 0.02 जो है ये पॉजिटिव एरर इस वक्त इस इंस्ट्रूमेंट में शो हो रहा है। तो इस तरह से हम पॉजिटिव एरर जो है उसको नोट करते हैं। अगर नेगेटिव एरर हो तो फिर क्या होता है? फिर ये एज जो है इस ज़ीरो से थोड़ा इधर आ जाता है, और ये लाइन जो है वो ज़ीरो सामने आने की बजाय इधर से कोई 47, 46 वगैरह लाइन जो है वो फिर सामने आ जाती है। तो फिर हम ज़ीरो एरर कैसे नोट करते हैं वो देखें आप, ज़ीरो एरर कैसे नोट किया जाता है। तो हम लाइन नंबर देखते हैं कि कौन सी लाइन सामने आई है। मसलन वो 47th लाइन सामने आई है, तो 0.5 माइनस 47 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.47 आ गया। तो ये 0.5 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास 0.03 आ गया। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम ज़ीरो से बैकवर्ड डायरेक्शन में लाइंस गिन लें। सब 47th लाइन सामने आई है तो ज़ीरो से बैकवर्ड डायरेक्शन में गिनेंगे तो तीसरी लाइन बनेगी, तो उस तीसरी लाइन को लीस्ट काउंट से ज़रब दे दें, तो ये हमारे पास 0.03 बनेगा। और इसके साथ नेगेटिव साइन लगा लें तो ये नेगेटिव ज़ीरो एरर बन गया। तो इस तरह से हम नेगेटिव ज़ीरो एरर नोट करते हैं। अब किसी ऑब्जेक्ट को हमने किस तरह से उसका डायामीटर मालूम करना है, तो जब हमने डायामीटर मालूम करना है तो उसको इस तरह से ग्रिप करते हैं डायामीटर वाइज। ये हमने ग्रिप कर दिया। किस तरह से ग्रिप किया जाता है? अब हमने रीडिंग लेने का तरीका सीखना है। तो हमने ऑब्जेक्ट को ग्रिप किया है एनुअल और स्पाइंडल के दरमियान। अब हमने यहाँ से इसकी रीडिंग लेनी है। तो देखें, ये रीडिंग कैसे नोट करेंगे? मेन स्केल रीडिंग बाय नोटिंग वेयर द एज ऑफ द थिम्बल इज़ ऑन द मेन स्केल। कि मेन स्केल के ऊपर थिम्बल का एज कहाँ पे आया है, यहाँ पे वो एज हो वहाँ तक रीडिंग होती है। कि हमने जो लास्ट लाइन हमें नज़र आ रही हो एज के करीब, हमने उसको नोट करना होता है कि कौन सी लाइन विजिबल है थिम्बल के एज से के साथ। तो उसको हमने नोट कर लेना है, और उसको जब हम नोट कर लेते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं ये मेन स्केल रीडिंग है। तो मेन स्केल रीडिंग पहले नोट होती है। किस तरह से? इस तरह से। ये देखें, ये हमारे पास फ़र्ज़ करें हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और ये सूरत हाल पैदा हो गई है। तो अब आप देखें कि ये एज कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे ये एज है। तो एज से बाहर हमें आखिरी लाइन कौन सी नज़र आ रही है? ये वाली लाइन नज़र आ रही है,
तो ये लाइन यहाँ से देखें कितनी है, 5, 10 और ये 15 नंबर लाइन है जो आखिरी हमें नज़र आ रही है। तो 15 से थोड़ा सा आगे भी है एज, तो 15 तक हम रीडिंग नोट करेंगे कि आखिरी लाइन हमें 15 वाली नज़र आ रही है। तो मेंस के रीडिंग जो है वो 15 मिलीमीटर हो गई। अब 15 मिलीमीटर से आगे कितना है वो ये, इसको भी हमने नोट करना है, तो इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको हम कैसे नोट करेंगे वो देखें कि हमने यहाँ से फिर लाइन देखनी है कि कौन सी लाइन जो है वो इस डेटम लाइन की सीध में आ रही है। तो ये वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये सीध में आ रही है ये वाली। तो ये कितने नंबर लाइन है, ये 22 नंबर लाइन, ये 20, 21 और 22 नंबर लाइन सामने आ रही है। तो हम इस 22 नंबर लाइन को नोट करेंगे। नोट लाइन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग विद डेटम लाइन, कि डेटम लाइन के साथ कौन सी लाइन सीध में आ रही है उसको नोट कर लें। इसको हम लाइन नंबर कहेंगे, लाइन नंबर कोइंसाइडिंग, एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। कितने नंबर है, 22 नंबर, ये हमने नोट कर लिया। यानी एक तो मेंस के रीडिंग नोट कर ली हमने कि आखिरी लाइन हमें कौन सी नज़र आ रही है, और दूसरा हमने सर्कुलर स्केल की वो लाइन नोट कर ली जो डेटम लाइन के सामने आ रही है। तो अब मेंस के रीडिंग हमारे पास इतनी हो गई, और इससे आगे जो ये वाली रीडिंग है जिसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं वो हम इस लाइन नंबर से निकालेंगे, इस लाइन नंबर को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके। तो ये लाइन नंबर को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी। फ्रैक्शन टू बी एडेड, यानी जो फ्रैक्शन हमने ऐड करनी है मेंस के रीडिंग में, वो f इज इक्वल टू n लाइन नंबर ज़रब लीस्ट काउंट। लाइन नंबर कितनी थी, 22, लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 mm, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 0.22 mm। तो ये इतनी फ्रैक्शन है। तो इतनी फ्रैक्शन यानी मेंस के रीडिंग से इतनी रीडिंग और ज़्यादा। तो इन दोनों को जमा करेंगे, मेंस के रीडिंग को और इस फ्रैक्शन को, तो हमारे पास रीडिंग आ जाएगी टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेंस के रीडिंग प्लस फ्रैक्शन। मेंस के रीडिंग 15 mm थी और फ्रैक्शन थी 0.22 mm। जमा किया दोनों को तो 15.22 mm यानी 15.22 mm हमारे पास टोटल रीडिंग आ गई। तो ये तरीका है इसके साथ रीडिंग लेने का, बहुत ही आसान है। अब अगर तो इसमें एरर था पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसको हमें फिर रीडिंग को करेक्ट करना है। हम उसको कहेंगे करेक्ट रीडिंग। कैसे होगी, टोटल रीडिंग जो हमने ली है 15.22 mm, उसमें से ज़ीरो एरर को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अगर तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव था तो फिर उसको माइनस करेंगे, अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव था तो फिर उसको ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। तो ये है तरीका का रीडिंग लेने का। पॉजिटिव एरर हो तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है, नेगेटिव एरर हो तो उसको ऐड करना है। अब ऑब्जर्वेशन हमने क्या लेनी है, जो आपने प्रैक्टिकल लिखना है तो सबसे पहले हमने ज़ीरो एरर नोट करना है। फ़र्ज़ कर लें वो ज़ीरो है, बिल्कुल सही है हमारा इंस्ट्रूमेंट, उसमें एरर नहीं है, तो हम उसको ज़ीरो नोट कर लेंगे। फिर पिच नोट करनी है हमने कि 0.5 mm है। लीस्ट काउंट इसका नोट करना है 0.01 mm है। और उसके बाद हमने रीडिंग लेनी है, और रीडिंग लेके हमने ये टेबल बनाना है। टेबल बनाना हमने क्या मालूम किया, डायामीटर मालूम किया। पहले क्या लिया हमने, मेंस के रीडिंग मिलीमीटर्स में 15 मिलीमीटर आई। फिर हमने नंबर ऑफ लाइन कोइंसाइडिंग वो मालूम की, कितनी थी, 22 नंबर। फिर हमने फ्रैक्शन टू बी एडेड मालूम की, f इज इक्वल टू एल ज़रब लीस्ट काउंट। तो ये मिलीमीटर में आएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ, आप इसको मिलीमीटर कर लें। तो 22 ज़रब 0.01, ये 0.22 मिलीमीटर हो गया। फिर टोटल रीडिंग मेंस के रीडिंग प्लस फ्रैक्शन, ये भी मिलीमीटर में आएगा, इसको आप मिलीमीटर कर लें। 15 प्लस 0.22 इज इक्वल टू 15.22, इतने मिलीमीटर हो गया। और इसी तरह से करेक्ट रीडिंग ये भी मिलीमीटर में आनी है, तो ये रीडिंग सारी मिलीमीटर में लेनी है हमने। तो मिलीमीटर आएंगे, 15.22 मिलीमीटर जो है वो रीडिंग आ गई। इस तरह से हमने 3 दफ़ा रीडिंग लेनी है ये डायामीटर की। 3 दफ़ा रीडिंग लेने के बाद हम इन तीनों को ऐड करेंगे और 3 पे तकसीम कर देंगे, तो ये हमारे पास एवरेज डायामीटर आ जाएगा। 15.22 आ गया, तीनों रीडिंग्स एक ही निकल आई हैं फ़र्ज़ कर लें। तो फिर इस डायामीटर को हमने रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए डायामीटर को 2 पे तकसीम करेंगे, तो ये 7.61 मिलीमीटर
रेडियस आ गया। इस रेडियस को अब हम वॉल्यूम निकालेंगे सॉलिड सिलेंडर का, हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल देंगे हम इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है हमने। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने निकाल लिया। ये 22/7 पाई की वैल्यू हो गई, ये आर की वैल्यू हो गई, मिलीमीटर स्क्वायर में निकलेगा क्योंकि सारी वैल्यूज़ हमने मिलीमीटर में दी हैं। तो ये 181.95 मिलीमीटर स्क्वायर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया निकला है। तो इस तरह से हम किसी सॉलिड सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकते हैं। अब असाइनमेंट के तौर पर ये आपके सामने मैं एक वर्नियर कैलिपर जिसके एनल और स्पाइंडल में कोई ऑब्जेक्ट हमने ग्रिप किया हुआ उसको दिखा रहा हूँ। तो ये आपने रीडिंग नोट करके मुझे बतानी है। अब देखें, ये हमारे पास ये 15 पे आ गया, मेंस की रीडिंग 15 हो जाएगी इसकी। लाइन नंबर 5, 6, 7, 8 मिल रही है। 8 को लीस्ट काउंट से ज़रब देंगे, 0.08 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये 15.08 मिलीमीटर रीडिंग है। बहुत आसान। ये भी देखें, एक और रीडिंग लेके देखें। ये 15 नंबर लाइन मिल रही है और ये 15 नंबर लाइन नज़र आ रही है, तो ये 15 mm हो गया मेंस की रीडिंग। और ये 22 नंबर लाइन मिल रही है सामने डेटम लाइन के साथ, तो ये 0.22 हो गया। तो ये 15.22 रीडिंग है इसकी। ये देखें, इस फ्रेम के ऊपर पूछा गया है कि क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। तो ये 0.01 mm ये इसका लीस्ट काउंट लिखा हुआ है। ये 0 से 25 mm ये इसकी रेंज लिखी हुई है कि इससे ज़्यादा हम इसके साथ मेजरमेंट नहीं ले सकते। अब ये देखें, एक और रीडिंग आपसे पूछी गई है कि इसको मेजर करके बताएं कि क्या है रीडिंग इस वक्त। ये 15 नंबर लाइन नज़र आ रही है, उसके नीचे ये लाइन भी नज़र आ रही है एज के नीचे, तो ये 15.5 हो गया। और ये लाइन नंबर कौन सी है, ये 45, 46, 47 और 48। ये 48 ज़्यादा करीब लग रही है इसलिए 48 नोट करेंगे। 48 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो 0.48 बन जाएगा। तो इसका मतलब 15.5 प्लस 0.48, तो ये 15.98 रीडिंग इस वक्त शो कर रहा है ये मीटर। तो बहुत आसान है इसके साथ रीडिंग लेना। अब ये देखें, पूछा गया है कि इसमें एरर नोट करें। तो हम देख रहे हैं कि एज जो है वो 0 के ऊपर है और 0 वाली लाइन डेटम लाइन की सीध में है, कोइंसाइड कर रही है, तो इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। हम लिखेंगे 0 एरर इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि इस प्रैक्टिकल को हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, इसके साथ किस तरह से रीडिंग ली जाती है, और माइक्रोमीटर का तारफ़ भी हमने देख लिया, टेबल बनाना भी हमने सीख लिया, और हमने एक सॉलिड सिलेंडर जो था उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मालूम कर लिया। इसी तरह से आप इस इंस्ट्रूमेंट के साथ किसी भी वायर वगैरह का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों को बताएं, वो भी इसको देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। और इंशाल्लाह इससे आपके फीडबैक से मैं इसको और इम्प्रूव करूँगा और आपको जो बाकी प्रैक्टिकल्स की वीडियोस और जो बाकी थ्योरी के लिए हम वीडियोस तैयार कर रहे हैं वो इंशाल्लाह आपको पहुंचती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।